तो आइए अब 8वीं कक्षा का जो दूसरा चैप्टर है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन ये हो जाते हैं उससे फैमिलियर कि ये चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ टर्म को समझना है बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले चर को समझना जरूरी, ठीक है। उसके बाद रैखिक को समझना जरूरी है और उसके बाद हम समझेंगे समीकरण को, ठीक है। चर क्या होता है, चर क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम दो चीजों पर चर्चा करते हैं, चर और अचर। देखिए बीजगणित में क्या होता है कि हम जो भी अज्ञात है, जैसे हमारा जो भी गणितीय प्रश्न है उसमें जो भी अज्ञात है, पता नहीं है, उसके लिए हम कोई चीज मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई चीज मान लेते हैं तो किस में मानते हैं? कोई भी अंग्रेजी के अक्षर द्वारा हम उसको निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड या जो भी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जो अज्ञात है, ठीक है, और जिसे ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किन टर्मों का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चर अचर को देखिए, जैसे कि कोई उदाहरण ले लीजिए 3x + 5। चर वो होते हैं जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जैसे जैसे इक्वेशन अलग अलग होगा, जैसे जैसे समीकरण बदलेंगे वैसे वैसे चर का मान क्या होगा? बदलेगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन है कि x + 5 बराबर मान के चलिए कि 3 है, x + 5 बराबर 3 है। तो अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि चर क्या है और अचर क्या है। देखिए इसमें चर जो है इस समीकरण में, समीकरण की खैर बाद में ज्यादा हम व्याख्या करेंगे, इस समीकरण में चर x है। क्या है? x। क्यों? क्योंकि ये इसका मान बदलता रहता है। जो अपना मान बदले इक्वेशन टू इक्वेशन, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग जिसका मान आए, ठीक है। तो x का मान अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग आएगा, तो उस जो भी अपना मान बदले वो चर है, यानी कि वेरिएबल है, वेरी करता है, अलग अलग मान अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से लाता है। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ये स्थिर होता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे ये 5 है, देखिए इसमें चर ये हो गया और ये 5 जो है और ये 3 जो है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। 5 इंडिया में भी 5 ही है और अमेरिका में भी 5 ही है, उत्तरी ध्रुव पर भी 5 ही है, दक्षिणी ध्रुव पर भी 5 ही है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन में ये चर है और ये अचर है। अचर मतलब क्या? जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है, जिसका मान वेरी नहीं करता है वो कांस्टेंट होता है, और जिसका मान वेरी करता है तो उसको वेरिएबल या चर कहते हैं। तो जनरली जान लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, कि जो भी ABCD या XYZ LMNOP जो भी माना हुआ रहता है वो जनरली क्या होते हैं? चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं, जिसका इक्वेशन टू इक्वेशन मान अलग अलग आता है। जैसे कुछ थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे अगर इस इक्वेशन को हल करें तो x = क्या हो जाएगा? 3 - 5। आपको भी हल करना हम सिखाएंगे। ये -2, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई? -2 हो गई। लेकिन यही यदि अगर समीकरण को हम बदल देते कि x + 2 = 3 है,
तो ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है 3 माइनस 2, यानी कि क्या होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर x ला रहा है -2 और यहाँ पर x ला रहा है 1। कहने का मतलब क्या, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन में वह राशि जो अपना मान अलग अलग देता हो वो क्या कहलाएगा, चर। यानी जिसका कोई भरोसा नहीं है, जो अपना मान बदल सकता है, जो चलता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्थिर नहीं। लेकिन अचर क्या होता है, जो भी 1 2 3 -3 -5 ये सब जितने हैं जीरो, ये सब क्या है, अचर है, कांस्टेंट। ठीक है, जो अपना मान कभी नहीं, 3 का मतलब तो 3 ही, ठीक है, तो वो अपना मान नहीं बदल। तो याद रखिएगा कि x + 5 = 3 में x जो है वो चर है और 5 और 3 जो है वो क्या है, अचर है। ठीक है, जनरली चर को x y z a b c l m n o p इससे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए, जो अगला टर्म है हमारा वो है हमारा रैखिक। क्या है, रैखिक। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक का अर्थ क्या है, ठीक है, रैखिक का मतलब देखिए समीकरण कई घात का हो सकता है। ठीक है, जैसे x² + 1 = 2। ठीक है, ये भी समीकरण है। ठीक है, लेकिन आज हम जिस समीकरण की बात करेंगे वो रैखिक होगा। रैखिक कहने का मतलब क्या, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। फिर से ध्यान दीजिए, समीकरण वैसे कुछ भी हो, जैसे x ये भी हो सकता है, लेकिन हम जिस समीकरण की इस कक्षा में बात करेंगे उसमें क्या होगा कि x की अधिकतम घात क्या होगी, 1, अर्थात हमारा समीकरण कुछ ऐसा होगा। हमारा समीकरण कुछ ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या, देखिए यहां भी चर की अधिकतम घात 1 है, x लिखने से अच्छा है चर हम लिखते हैं। ठीक है, चर लिखते हैं, चूंकि चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, l m n o p कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा जो इस चैप्टर में हम जिस समीकरण की बात करेंगे उसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी। चर की अधिकतम घात 1 होगी। देखिए इसका भी पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर कितना है, 1 है। ऐसे समीकरण की हम बात नहीं करेंगे इस कक्षा में। ठीक है, तो देख लीजिए एक चर वाले, अच्छा एक चर, फिर एक सवाल और है, एक चर। चर तो आप समझ गए कि x y z l m n o p जो भी है वो चर है। एक चर से क्या अर्थ है, कभी कभी आप 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि x + y = 5। अब देखिए ये चर तो है, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ये कितने चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। लेकिन आपको 2 चर वाला नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना है तो एक इक्वेशन में एक ही चर होंगे। ठीक है, और उनकी भी अधिकतम घात क्या होगी, 1 ही होगी, इसीलिए उसका नाम रैखिक या लीनियर। लीनियर इसका नाम रैखिक होने का अर्थ ये कि जब इसका ग्राफिकल निरूपण होता है तो ठीक है एक रेखा में वो जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए उस बात को। तो ये है, तो फिर से समझ लीजिए, चर जिसका मान बदलता हो, एक चर, लेकिन इस चैप्टर में हम जो समीकरण पढ़ेंगे उसमें एक ही चर होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो 0, या कुछ भी हो, लेकिन एक ही होगा। ठीक है, x है तो x का ही पूरा रहेगा। ठीक है, रैखिक का x की चर की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी। अब हम समीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करने लायक है। रैखिक का अर्थ है चर की अधिकतम घात 1। रैखिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम रैखिक व्यंजक को समझेंगे। ठीक है, तब हम दोनों को डिफरेंशिएट यानी अलग अलग कर पाएंगे कि व्यंजक और समीकरण क्या होता है। देखिए अगर हमने लिखा है ऐसा कि x + 1, ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दिया, या लिख दिया 3x + 9, इतना ही लिख के छोड़ दिया, या लिख दिया -3x + 5,
ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दिए। तो क्या इससे हम x का मान निकाल सकते हैं? इससे हम x का मान निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि x का मान निकालने के लिए समीकरण का होना बहुत जरूरी है। समीकरण का होना जरूरी है। चूंकि x प्लस 1 क्या है? ये रैखिक व्यंजक हो सकता है, रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण नहीं होगा, तो इसको हम रैखिक व्यंजक सिर्फ कह सकते हैं, रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई मान ज्ञात नहीं हो सकता। ये बीजीय व्यंजक है, रैखिक व्यंजक है, लेकिन समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए क्या आवश्यक है? थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू यदि -5 हो जाए तो ये समीकरण है। समीकरण मतलब बराबरीकरण। जैसे कि तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है, सपोज करें, तो दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, कि सपोज कीजिए कि यदि x प्लस 1 इधर हम रख दें और इधर हम क्या रख दें? -5 रख दें। क्या रख दें? -5 रख दें, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है? जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो, ये अनिवार्य शर्त है। LHS कहने का मतलब LHS तथा RHS भी हो। कहने का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड भी हो, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, और इधर राइट हैंड साइड। यानी देखिए मेरा दाहिना हाथ इधर है तो ये दायां पक्ष है, और बराबर के इधर हमारा बायां हाथ है तो बायां पक्ष है। इसी को अंग्रेजी में हम LHS और RHS कहते हैं। समीकरण पहचानने की सबसे अच्छी बात क्या है? कि समीकरण पहचानने का अगर हमको ये हो तो सबसे आसान है कि वो बराबर से अलग हुआ रहता है। उसके दो पार्ट होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। तो हम सीधा समझ जाते हैं कि ये व्यंजक नहीं है, ये क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण है, ठीक है। चूंकि ये बिल्कुल तराजू के दो पलड़े की तरह बराबर, जैसे x प्लस 1 जो है वो -5 के क्या है? बराबर है। x प्लस 1 क्या है? -5 के बराबर है, ठीक है। इसमें इसको LHS कहते हैं। इधर वाला जो बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड, आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाहिनी तरफ जो हमारा हाथ है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। यानी समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। और समीकरण पहचानना कैसे है? कि बराबर का चिन्ह होता ही होता है, बगैर बराबर के चिन्ह के वो समीकरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक और खासियत है कि इसमें x के मान निकाले जा सकते हैं। इसमें x के मान निकाले जा सकते हैं, ठीक है। व्यंजक में आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि इसके बराबर कौन है, तो आप अज्ञात राशि को निकाल कैसे सकते हैं? जो भी अज्ञात है हमारा x, उसका मान कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि कुछ तो पता ही नहीं है उसके बारे में, कोई क्लू ही नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए कोई क्लू चाहिए ना, कोई क्लू ही नहीं है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए आप या लिख सकते हैं, ठीक है, x बराबर -5, ये इधर से जाएगा तो -1, तो -5 और -1 -6, ठीक है। अब देखिए अगर x बराबर यहां पर -6 रख दिया जाए तो देखिए -6 + 1, इधर तो -5 ही आप रखिए। -6 और +1 कितना होता है? -6 और +1 कितना होता है? 6 रुपया कर्ज है और 1 रुपया आमदनी है। 6 रुपया कर्ज है और 1 रुपया आमदनी है, तो क्या हो जाएगा? 5 रुपया कर्ज है आपका, बच ही जाएगा। देखिए इधर भी -5 और इधर भी -5, अर्थात कि x बराबर -5 जो है लेने पर तराजू के दोनों पलड़े क्या हो जाते हैं? ठीक है, सॉरी -6 लेने पर, -6 लेने पर, क्या लेने पर? -6 लेने पर क्या हो जाता है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये एक ऐसा समीकरण है जो x के एक निश्चित मान के लिए सत्य है।
देखिए चूंकि रैखिक समीकरण है, x की घात अधिकतम क्या है 1 है, इसलिए इसका मान भी कितना आएगा 1 ही आएगा। रैखिक समीकरण में चर का मान हमेशा 1 आता है, 1 ही आता है। वही अगर द्विघात समीकरण रहता ऐसा वाला तो 2 मान आते। कितने मान आते 2 मान, चूंकि x की घात अधिकतम क्या है 2 है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ना है 9th में, ठीक है। तो याद रखिए कि ये रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका एक ही मान आएगा, यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर -6, ठीक है। तो इसी को समीकरण बोलते हैं। समीकरण का मतलब रैखिक समीकरण तो समझे, रैखिक का मतलब अधिकतम घात 1 चर का, समीकरण का मतलब कि जिसमें LHS और RHS भी हो, ठीक है, LHS और RHS भी हो, और जो चर के एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्षों को संतुष्ट करता हो, जो चर का एक निश्चित मान हो, सभी मान के लिए नहीं, चर के सभी मानों के लिए नहीं, चर के एक निश्चित मान के लिए जो संतुष्ट करता हो। देखिए फिर आपको आगे के चैप्टर में सर्व समीका भी पढ़नी है, वहां पर क्या होगा कि सभी मानों के लिए वो सच होता है LHS RHS, लेकिन यहाँ समीकरण में क्या होता है एक निश्चित मान के लिए, ठीक है, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। आइए अब देखते हैं समीकरण का निर्माण कैसे करें। समीकरण, चूंकि आप लोग पहली बार समीकरण से फैमिलियर हो रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि समीकरण का निर्माण कैसे हो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने डाला है, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। मान लीजिए कि आपको संख्या तो पता नहीं है, संख्या पता नहीं है, तो संख्या जब पता नहीं है, हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कहा कि संख्या जब पता नहीं है तो हम उसको कोई चर के द्वारा दिखाएंगे, जैसे x, y, z, a, b, c, l, जो भी आपको माने। तो चलिए हमने माना कि संख्या क्या है x, क्या माना, लिख भी सकते हैं कि माना कि संख्या बराबर x, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो अब x ले लिया हमने, संख्या क्या है x, तो संख्या के 5 गुने में, यानी संख्या के कितना गुना 5 गुने में, फिर से ध्यान दीजिए, एक संख्या पता नहीं है कौन सी संख्या, तो एक संख्या को x मान लीजिए, तो एक संख्या के 5 गुने में, यानी 5 गुने में 10 जोड़ने पर क्या रिजल्ट आता है 30 हो जाता है। इसे सुन लीजिए, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है, तो संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या के को हम x मान लिए, उसमें 5 से गुना कर दिए और उसमें 10 जोड़ दिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है 30 मिल जाता है। तो बराबर में 30 लिखेंगे, बराबर में 30 लिखेंगे, यानी रिजल्ट जो है उसको बराबर में लिखेंगे, प्रोडक्ट को बराबर के बाद लिखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, या करके, इसमें बराबर मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बराबर यहाँ होता है, इसलिए हम या करके या और लिख के करते हैं। 5 को जब x से गुना करते हैं तो 5x होता है, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5x का मतलब ही होता है 5 गुने x चाहे x गुने 5, ठीक है। जोड़ 10 बराबर क्या 30, यही हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। यानी कि अभी हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं, हल करना नहीं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या से 2 घटाकर, पहले नंबर तो संख्या x ही मान लेते हैं, से 2 घटाकर, 2 घटा दिए, यदि 4 से गुना कर दिया जाए, अब इसको 4 से मत गुना कीजिएगा, पूरे को 4 से गुना करना है, ठीक है। अच्छा, आप इधर भी गुने 4 लिख सकते थे, ठीक है, हमने इसको इधर कर दिया, और इसके बीच यदि कुछ नहीं भी है तो आप क्या मानेंगे कि गुना ही है, क्या मानेंगे गुना ही है, तो क्या प्राप्त हो जाता है 12 रिजल्ट आता है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या में से 2 घटा के उसको यदि 4 से गुना कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर आप गुना दे भी सकते हैं, नहीं। अब अगला है, किसी संख्या का 4 गुना 40 है। मान के चलिए कोई संख्या x है, उसका 4 गुना कितना है 40 है, या
x गुने 4 मतलब क्या 4x ही होता है, बराबर क्या 40। यही हमारा। अभी हमने क्या सीखा, समीकरण का निर्माण करना। जब आपको अनुप्रयोग वाले प्रश्न आएंगे, जीवन पर आधारित प्रश्न आएंगे, एप्लीकेशन वाले प्रश्न आएंगे, तो उस समय आपको ऐसे ही लैंग्वेज में दिया रहेगा, ऐसा नहीं दिया रहेगा, तो आपको खुद से इस फॉर्म में यानी समीकरण का गणितीय निरूपण जो है उसमें करना पड़ेगा, फिर उसको हल करना पड़ेगा। इसको समझना जरूरी है। और भी कई उदाहरण आपके बुक में है, उसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आइए अब हम समीकरण के हल पर विचार करते हैं कि अगर कोई समीकरण हमें दिया है तो उसमें जो अज्ञात है यानी कि चर है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे इसको निकालने की कई विधियां हम कह सकते हैं। जैसे कि एक विधि है कि इसमें आप ऐसा कर देंगे या कि चर को आप अकेला छोड़ेंगे। क्या करेंगे, चर को अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। इसके लिए इसको क्या करना होगा, +9 को हटाना होगा। तो +9 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 करेंगे। लेकिन LHS में यानी कि बायां पक्ष में यदि हमने ये क्रिया की तो दाईं तरफ भी तो हमको क्या करना होगा, यही क्रिया करनी होगी, ठीक है। यदि हमने बाईं तरफ ये क्रिया की तो दाईं तरफ भी तो सेम क्रिया करनी होगी। अब की बात है कि इससे ये कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -3 और -9 यानी कि कितना हो गया, -12, ठीक है। लेकिन एक शिक्षक के नाते मैं कहूंगा कि आप एक ही विधि को लेकर चलो, एक ही विधि, और जो थोड़ा आसान भी हो और जो समझने में थोड़ी मतलब आपको इजी हो, आपको कैरी करने में ज्यादा दिक्कत न हो, उसके लिए हम लोग पक्षांतरण विधि या पक्षांतरण नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उस नियम के अनुसार इसको अकेला तो छोड़ेंगे, और देखिए अचर पद जो है, हमें बताया था कि ये चर है और ये अचर है, अचर पद को अचर पद की तरफ ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x अकेला बच जाएगा और ये बराबर अब खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। चलिए खिसक गया ये बराबर इधर, और ये +9 जो है इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो -9 हो जाएगा। पक्षांतरण नियम को यहाँ देख लीजिए आप। पक्षांतरण नियम कहता है कि यदि समीकरण का ये बराबर है मान के चलिए, तो जो चीज प्लस में हो बाएं पक्ष में, वो दाहिने पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बाएं पक्ष में यदि प्लस में है तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, वो माइनस में। माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। फिर से सुन लीजिए, पक्षांतरण नियम याद रखना बहुत जरूरी है। प्लस में है तो बाद में जाके माइनस में, माइनस में है तो बाद में जाके प्लस में, गुणा में है तो बाद में जाके भाग में, भाग में है तो बाद में जाके गुणा में। वैसे भाग का रूप बटा भी हो सकता है, बटा भी भाग ही है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो अब देख लीजिए, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया। देखिए हमने क्या किया, x को अकेला छोड़ दिया और इस +9 को हमने क्या किया, इधर भेज दिया। अब ऐसा मत कीजिएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि -9 लिखेंगे जरूर लेकिन उसके बाद -3 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो इधर से जाएगा वो बाद में रहेगा, ये जहां है वहीं रहेगा, ये बाद में जाएगा। ये ऐसा नहीं कि इसको इधर खिसका देगा और ये बीच में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जब जाएगा तो बाद में जाएगा, ठीक है। देखिए तो -3 तो अपनी जगह पर था, चूंकि ये तो हिला नहीं था तो इसलिए ये -3 ही रहेगा। हिला कौन अपनी जगह से, ये +9 जो है वो हिला, तो चिन्ह किसका बदलेगा, सिर्फ इसका बदलेगा। तो ये +9 इधर गया तो क्या हो गया, -9। और हम जानते हैं कि -3 और -9 कितना होता है, 3 रुपया कर्जा पहले से है, 9 रुपया कर्जा बाद में हो गया, टोटल कर्जा कितना हो गया, -12। यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, -12, ठीक है। एक निश्चित मान आता है इसमें, अज्ञात राशि का, अज्ञात क्या था, x था। अगला प्रश्न देख लीजिए, या लिखेंगे, फिर हम बता रहे हैं या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर तो ऑलरेडी यहाँ है ही, फिर बराबर यहाँ देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमको इसको या कहने का अर्थ है कि इसको या हम ये लिखे, या ये लिखे, या ये लिखे, या लिखे, और यहाँ पे हमारा मान निकल जाता है, या करके लिखेंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये
अचर पद है, तो सबसे पहले इसको कहाँ ले जाएंगे हम, इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 3x बच जाएगा, और ये -3 कहाँ जाएगा, इधर, और बराबर खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो पहले तो -6 लिख देंगे, हमने बताया कि जो खिसका है वो बाद में जाएगा, तो ये -3 गया इधर तो क्या हो गया, +3 हो गया। क्लियर है, देखिए -3 को इधर हमने कर दिया तो क्या हो गया, +3 हो गया, पक्षांतर नियम। अब देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, शुरुआत है चूंकि -6 और +3 कितना होता है, 6 रुपया कर्जा है और 3 रुपया आमदनी है, तो 3 रुपया कर्जा फिर भी बच गया ना आपका जी, बच गया, तो -3 हो गया। अब एक चीज और देखिए, अभी भी इसका गुणांक बचा हुआ है, 3x का मतलब होता है 3 गुने x। देखिए 3x का क्या मतलब है, 3 गुने x। अच्छा x के साथ ये किस संक्रिया द्वारा जुड़ा हुआ है, गुणा द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस 3 को भी इधर ले जाएंगे, तो जब ये गुणा में जुड़ा हुआ है तो ये 3 जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ देखिए गुणा इधर जाके क्या हो जाता है, भाग में। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर -3, तो ये अपनी जगह पर है, ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। क्यों बटा में ले जाएगा, x के साथ ये गुणा से संबंधित है, गुणा के रूप में संबंधित है, तो जब गुणा में है ये 3 तो ये 3 नीचे चला जाएगा, इसको जोड़ घटाव मत कर दीजिएगा, ये गुणा में है तो भाग में, भाग का मतलब बटा ही, ठीक है। तो ये गुणा में रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब देखिए 3 से 3 एक बार में कटा, तो x बराबर क्या हो गया, -1, यही आपका क्या हो गया। क्लियर है, पक्षांतर नियम के लिए याद रखिएगा, माइनस इधर गया प्लस, संक्रिया किए फिर इधर इसके साथ गुना में था तो ये 3 गया तो भाग में चला गया, हो गया, ठीक है, इसको डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले इसको इधर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, ये भाग में है, ये 5 कैसे है, x के साथ किस रिलेशन में है, भाग के रिलेशन में है, तो ये भाग वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 8 गुने 5 यानी कितना, 8 पंचे 40, आप गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं आपकी मर्जी। फिर देखिए यही हाल यहाँ आ गया, सेम x के साथ ये गुना से संबंधित है, फिर ये कहाँ चला जाएगा, इसलिए x बराबर 40/4, गुना में है तो ये चलाएगा भाग में, 4 दहाई 40, x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए ये भाग में था तो गुना में हो गया 40, ये गुना में था तो ये जैसे ऐसा जब भी रहे तो इसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दो, जैसे जैसे अभ्यास, शायद क्या है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अपने आप समझना है, ज़्यादा समझने की जरूरत। लास्ट देखिए, अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ चर पद है, दोनों तरफ चर पद है, वैसे इसका थोड़ा सा अभ्यास और ज़्यादा हम कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी देख लेते हैं। याद रखिए, तो चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ, तो जिधर चर, देखिए इससे आसानी होगी, वैसे गया किधर भी जा सकता है, कि जिधर चर ज्यादा है ना, जैसे इधर ज्यादा है तो कम वाले को ज्यादा के तरफ ही ले आइए, तो ये प्लस में x था, देखिए इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है, माइनस अगर नहीं है तो क्या मानते हैं हम, प्लस मानते हैं, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -1 है और ये +5 इधर गया तो क्या हो गया, -5, ये +5 इधर गया तो क्या हो गया, -5, और ये +x इधर आया तो क्या हो गया, -, क्योंकि पक्षांतरण दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी इधर आ सकता है, इधर से भी इधर जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए 2x में से 1x गया तो कितना बचा, x, और -1 और -5 कितना होता है, -6, यानी कि यही हो गया, ठीक है। इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर। तो उम्मीद है कि आप शुरुआती कुछ चीजों को जो परिचित आप समझ गए होंगे कि समीकरण बनाना कैसे है, हल कैसे करना है, चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, ठीक है। आप इसको वीडियो को 1-2 बार कम से कम जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपका बेसिक जो है थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए, फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए।